हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप। मैं यूट्यूब पर पॉलिटी की सारी क्लासेस डाल दूंगा। कंप्लीट क्लासेस होगा दोस्तों। इसमें आपको सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे। फैक्ट्स में कोई कमी नहीं होगी। और मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से एग्जाम ओरिएंटेड है। मैं बता देता हूं क्लियरली। सीजीपीएससी के लिए है, ठीक है। एसएससी के लिए है, एसएससी के सारे एग्जाम, सीजीपीएससी के सारे एग्जाम्स, रेलवे, व्यापम, ठीक है, व्यापम वगैरह सारे एग्जाम्स के लिए क्लियर है, ठीक। तो आप फैक्ट देखिए, आराम से देखिए, पढ़िए, 2 बार 3 बार देखिए। आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। और एकदम बारीकी से छोटी सी छोटी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा, बहुत छोटी सी छोटी चीज़ें भी क्लियर करूँगा। आप खुद ही लेक्चर देखिए और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम आर्टिकल 1 से ही क्लासेस स्टार्ट करेंगे। उसके पास्ट से मैं धीरे धीरे बीच में करा दूंगा। तो आर्टिकल 1 से हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया क्या होगा दोस्तों, राज्यों का एक संघ होगा। या इंग्लिश में कहें तो इसी को कहते हैं इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है आर्टिकल 1 को, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। और हिंदी में क्या बोलेंगे, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अब इससे अर्थ क्या निकलता है, क्या इतने में हमारा काम बनेगा? नहीं, इसमें हम बहुत सारे की पॉइंट्स देखेंगे जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी राज्य को भारत संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। सिंपल क्या है भाई, किसी भी राज्य को, कोई भी राज्य हो, किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं, ठीक है। भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर, अलग होने का अधिकार नहीं है, सिंपली अधिकार नहीं है। क्या इतना समझ पाए? इसका मतलब क्या है भाई, कोई भी जो राज्य होगा वो हमारे भारत संघ से अलग नहीं हो सकता। और भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ है। ये शब्द पे फोकस कीजिएगा, राज्यों का संघ है। राज्यों के अपने आपस में विचार करके भारत नहीं बनाए गए हैं, या कहीं बैठ गए मीटिंग कर लिए राज्य मिलकर और भारत देश बना दिए, ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा कहाँ हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूएसए। यूएसए को क्या कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये क्या है दोस्तों, एक राज्यों का ग्रुप है, राज्यों का समूह है ये, ठीक है, राज्यों का समूह है क्या, यूएसए। मतलब ये राज्य से मिलकर एक कंट्री बनी है, ठीक है। लेकिन भारत एक ऐसा कंट्री है, भारत एक ऐसा कंट्री है जो राज्यों का संघ है। भारत को अपने सहूलियत के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए या आसानी से प्रशासनिक कार्य करने के लिए भारत को राज्यों में डिवाइड किया गया, ठीक है। लेकिन यूएसए क्या था, राज्यों का समूह था, ठीक। अगला पॉइंट इसी को कंटिन्यू करते हुए बोला गया है कि भारत क्या है, विनाशी राज्यों का, भारत क्या है भाई, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि राज्यों को तोड़ा जा सकता है। आप एक राज्य को 2 टुकड़े में तोड़ दें, 2 को 4 कर दें, नाम बदल दें, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम भारत को नहीं तोड़ सकते। वो क्या है, एक अविनाशी संघ है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। और जो भी भारत क्षेत्र में आते हैं वो पहली अनुसूची में लिखी गई है। जो भी राज्य के क्षेत्र हैं, राज्य हैं, है ना, अन्य क्षेत्र हैं जो हम युद्ध से जीत सकते हैं या कोई हमारे में मिलना चाहे, या केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश, ये सारी जगहें अनुसूची 1 में लिखी गई है, डिफाइन की गई है कि ये क्षेत्र हमारे में। हाँ, और एक और बात याद रखेंगे, संघ शब्द के लिए, संघ शब्द के लिए फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, संघ शब्द के लिए फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो किसका किया गया है, यूनियन का, ठीक। फेडरेशन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब आर्टिकल 2 हमें बताता है कि भाई कोई भी विदेशी क्षेत्र यदि हमें भारत संघ में प्रवेश कराना, जैसे कि मान लो कि हम पाकिस्तान को जीत गए दोस्तों, कल पाकिस्तान को जीत गए, कुछ लोग खुश हो गए होंगे, तो कल हम यदि पाकिस्तान को जीत जाते हैं तब हम उसको कौन से आर्टिकल के तहत भारत में मिलाएंगे, तो हम आर्टिकल 2 के तहत पाकिस्तान को हमारे भारत संघ में प्रवेश दिला सकते हैं, ठीक है। और कैसे किया गया है, कुछ कुछ क्षेत्र हम कर भी चुके हैं, जैसे कि सिक्किम है, ठीक,
सिक्किम, इसके बाद है गोवा। गोवा पुर्तगीज के हाथों था, जिसको हमने आज़ाद कराया 1961 के आसपास, है ना। तो ऐसे अन्य भी क्षेत्र हैं, और आने वाले क्षेत्र भी हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 2 के तहत क्या कर सकते हैं, उसको नए क्षेत्र में मिला सकते हैं, नया राज्य बना सकते हैं, या उसे केंद्र शासित प्रदेश या अपने क्षेत्र में मिला के उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 2 के तहत। तो आर्टिकल 3 हमें राज्यों के बारे में संसद की क्या शक्ति है ये बताता है। राज्य के लिए संसद के पास क्या क्या शक्ति है, तो मैं बता दूं दोस्तों, संसद ही पूर्णतः शक्ति है। संसद के पास ही पूर्णतः राज्य के बारे में सारी शक्तियां हैं। स्टेट को कोई भी ज़्यादा शक्ति नहीं दी गई है। जैसे बताता हूँ, आगे आपको समझ में आएगा। तो नए राज्यों का निर्माण केवल और केवल संसद कर सकता है। इससे रिलेटेड स्टेट के पास कोई भी पावर नहीं है। वो चाहे तो 2 राज्यों को मिला के, ठीक है, या 2 से अधिक राज्यों को मिला के, या एक ही राज्य को 2-3 टुकड़ों में तोड़कर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। क्या बोला मैंने, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला के एक कर दे, या एक ही को तोड़ के 2 कर दे, या एक को तोड़ के दूसरे से मिला के अलग करके एक बड़ा राज्य बना दे। वो कुछ भी कर सकती है दोस्तों। संसद नए राज्य का निर्माण उसको जैसे लगे वैसे वो बना सकती है, ठीक है। ये तो पहली शक्ति होगी। अब दूसरी क्या शक्ति है, सीमा में परिवर्तन। उनका आकार छोटा बड़ा कर सकती है, बताया मैंने, है ना। कहीं से मिला सकती है, बहुत छोटा बहुत बड़ा, जैसा वो चाहे कर सकती है, सीमा परिवर्तन। और नाम परिवर्तन, वो चाहे तो कोई भी स्टेट का नाम परिवर्तित कर सकती है दोस्तों, मन लगेगा वो नाम दे सकते हैं। जैसे कि नाम परिवर्तन में हमने क्या किया था, उत्तरांचल, ठीक है। उत्तरांचल का हमने क्या कर दिया है भाई, उत्तराखंड, ठीक ना। उत्तराखंड कर दिए हैं, जिसको हम यूके भी बोलते हैं, है ना। बहुत सारी यूनाइटेड किंगडम घूमने जा रहे हैं बोल के उत्तराखंड चले जाते हैं, ठीक। तो उत्तरांचल का उत्तराखंड कर दिया है संसद ने, ठीक है। तो नाम कमेंट कर सकते हैं कि आप कौन से स्टेट से मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 3 में इतना ही पावर है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 4 हमें आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, मैंने क्या बोला, आर्टिकल 2, ठीक, और आर्टिकल 3, इन्हीं दोनों के बारे में बताता है। आर्टिकल 4 किससे रिलेटेड है दोस्तों, आर्टिकल 2 और 3 से। पहले वो क्या बोलता है ये मैं आपको रीड कर देता हूँ एक बार। संसद द्वारा बनाए गए नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में, सीमाओं में, नाम में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो 3 में लिखे हुए हैं, ठीक है, वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये जो हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रहे हैं, जो संविधान संशोधन कर रहे हैं, वो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसीलिए इसको सिंपली 50% के बहुमत से ही हम नए राज्यों का निर्माण कर पाते हैं दोस्तों। सिंपली 50% के बहुमत से ये हम जो तीनों काम देखे थे आर्टिकल 3 के, है ना, ये सारे काम हम सिंपली 50% के बहुमत से कर सकते हैं। यहाँ पर आपका कंप्लीटली भाग 1 खत्म होता है, ठीक है। भाग 1, इसमें कौन से थे, 1 से 4 आर्टिकल थे, ठीक है। इसमें हमने एक बार रिपीटेशन में बता देता हूँ फटाफट। पहला क्या देखा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है भाई, नए राज्यों का संघ है, उसके बारे में हमने देखा। 2 में क्या देखा, जो भी बाहरी क्षेत्रों को भारत संघ में प्रवेश। 3 में क्या देखा भाई, जो भी नए राज्य हैं, जो हमारे अस्तित्व में हैं, जो राज्य हैं, उनका नए राज्यों का बनाना, सीमा में परिवर्तन करना, नाम में परिवर्तन करना, ये तीनों शक्तियाँ हमने देखा था, ठीक है। आर्टिकल 4 क्या बताता है भाई, आर्टिकल 4 बताता है कि जो भी 2 और 3 के बारे में ही वो बन देता है, और जो ये पावर जो संसद इस्तेमाल करती है वो अनुच्छेद 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। और कैसे ये बिल पास हो जाता है, सिंपली 50% बहुमत से ये पास हो जाता है, ठीक। ये है भाग 1। हम देखेंगे अब भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 है, और ये नागरिकता का है, पहले देश का आता है, ठीक है। पहले देश, सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, पहले आएगा हमारा देश, ठीक है। इसीलिए भाग 1 में हम क्या पढ़े हैं, देश के बारे में। भाग 1 में क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं देश के बारे में। अब भाग 2 में हम क्या पढ़ेंगे, नागरिकता के बारे में, ठीक है। भाग 2 में क्या पढ़ेंगे, नागरिकता के बारे में। भाग 2 में हम देखते हैं कि नागरिकता के 5 अधिकार प्राप्त हैं, ठीक। या हम कैसे भारत देश की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं,
या कैसे त्याग सकते हैं, ये सारे लॉज यहीं लिखे हैं। जितने भी आर्टिकल्स हैं यहाँ आपको मिल जाएंगे कि कैसे ले सकते हैं, कैसे त्याग सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे 5 अधिकार हैं हमारे पास, कैसे कैसे नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, इसके 5 अधिकार देखेंगे। वंश क्रम या रक्त संबंध, वंश क्रम या रक्त संबंध, जन्म से, पंजीकरण से, देशीकरण से, अधिकरण से। मेरे साथ रिपीट कीजिए, आपको याद करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। वंश क्रम या रक्त संबंध से, जन्म से, पंजीकरण से, देशीकरण से, अधिकरण से। एक बार आप मन में भी दोहराइए इसे। चलो इसे डिटेल में समझते हैं। तो वंश क्रम या रक्त संबंध, वंश से समझ आ रहे हैं, ठीक, हम अपने पिताजी के बेटे हैं, उनके दादाजी, उनके ऐसे हमारे बेटे होंगे, तो ये क्या है, एक वंश है। तो ऐसे व्यक्ति जो भारतीय नागरिक के बच्चे हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो भारतीय नागरिक के बच्चे हैं, जैसे कि सिंपली आप और मैं, या यूएसए चल दिए हम लोग, ठीक है, वहाँ रहने लग गए, काम करने लग गए, जो भी, तो उनके जो बच्चे होंगे, उनके जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, भारतीय नागरिक होंगे। ठीक है, भारतीय नागरिक होंगे भाई, क्यों, क्योंकि बाय बर्थ ये पैदा हुए हैं, ठीक है, ये हमारे वंशज हैं, ठीक है ना, ये क्या है, हमारे वंशज है, जो हमारे बच्चे, और अपने ऊपर क्या बोलते हैं, पूर्वज। तो जो हमारे वंशज हैं, यदि हम भारतीय नागरिक हैं, ठीक है, तो हमारे जो बच्चे होंगे वो भी भारतीय नागरिक होंगे। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट कहता है कि जन्म से, आप यहीं पैदा हुए, सिंपल, जन्म से समझिए कि सिंपल आप कहाँ पैदा हुए भाई, इंडिया में ही पैदा हुए, इंडिया में ही पैदा हुए, है ना, तो क्या होंगे आप भारतीय नागरिक होंगे। ठीक है, सिंपली क्लियर, इसमें कोई क्लियर। ये देखो वंश क्रम क्या था भाई, ऐसे लोग जो भारतीय नागरिकों के बच्चे हैं वो भारतीय नागरिक होंगे। जन्म से क्या, आप यहीं पैदा हुए, भारत में, भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, या भारत में उनके माता पिता में क्या थे, भारतीय नागरिक थे। ठीक, और आपका जन्म हुआ है इंडिया में, तो जन्म से। अब तीसरा आता है पंजीकरण। ये तीनों चीजें अपने को समझनी है, वंश क्रम और जन्म तो नॉर्मल है, ठीक है, पंजीकरण, देशीकरण और अधिकरण, अधिकरण इजी है, पंजीकरण और देशीकरण समझना है। तो पंजीकरण थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक, पंजीकरण में वो लोग आते हैं जो शादी करके आ गए, मान लीजिए शादी हो गया, ठीक है, आपकी बीवी आना चाहती है, या आप लड़की हैं तो आपका पति आना चाहता है, तो वो पंजीकरण के माध्यम से होगा, शादी वाला। ठीक है, शादी, और क्या हूँ भाई, अन्य देश के नागरिक हूँ, अन्य देश का नागरिक, दोनों में से कोई एक होगा ना, दोनों में से कोई एक होगा, याद रखेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक, और एक क्या होगा भाई, एक होगा भारतीय नागरिक। ठीक है, एक होगा भारतीय नागरिक, और वो क्या करना चाहते हैं, दोनों एक तो भारतीय नागरिक है ही, दूसरा भी भारतीय नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, तो वो पंजीकरण के माध्यम से कर सकता है। अब इसमें दूसरा पॉइंट भी आता है, भारतीय मूल के बच्चे। अब भारतीय मूल के बच्चे क्या हैं भाई, भारतीय मूल के बच्चे, भारतीय मूल के बच्चे कैसे कहेंगे, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता भारतीय नागरिक थे पहले, ठीक है, पहले थे भारतीय नागरिक थे, अब उनकी सदस्यता जा चुकी है, लेकिन जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि भारतीय नागरिक बने, तो वैसे बच्चे या वैसे लोग क्या कर सकते हैं भाई, पंजीकरण के माध्यम से भारतीय देश की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। क्लियर हुआ, या तो मैरिज वाला केस होगा, या भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है, जो भारतीय नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं, पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। अब आता है देशीकरण। ठीक है, अब क्या आता है, देशीकरण। देशीकरण का सिंपल सा फंडा है, जो भारत से कोई कनेक्शन नहीं रखता, भारत से उसका कोई कनेक्शन नहीं। ये सब मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ना, ये कहीं पे भी बुक में नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको सिंपली समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि कोई भी विदेशी व्यक्ति, बुक में क्या लिखा है बता देता हूँ, कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत सरकार को सूचित कर अपने देश की नागरिकता परित्याग करे, और क्या करे भाई, आवेदन दे और बोले कि क्या करना चाहता है, भारतीय देश की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है। ठीक है, ये किनके लिए मैं बता देता हूँ, जो भारत से कोई भी संबंध नहीं, इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, संबंध नहीं, सिंपल विदेशी व्यक्ति है, विदेशी व्यक्ति है, और ये क्या चाह रहे हैं भाई, विदेशी व्यक्ति है। ठीक है,
ये क्या चाहता है, भारत देश की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है। तो सिंपली आवेदन करेगा, 6-7 साल इसको रहना पड़ेगा, उसके अलग लॉ है ना, अपने को उतना डिटेल में नहीं जाना है। तो भारत से कोई संबंधित नहीं, विदेशी व्यक्ति क्या करेगा भाई, आवेदन देगा और देशीकरण के माध्यम से भारत देश का नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ठीक, क्लियर हुआ ये चारों पॉइंट। अब आ जाता है भूमि अधिग्रहण। ये तो इजी पॉइंट है। हमने कोई भी विदेशी क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया, कोई भी विदेशी क्षेत्र जो है, जैसे कि मैंने बताया सिक्किम है, सिक्किम को हम जीत के भारत में मिला लिए थे, तो अब क्षेत्र को मिला लिए तो वहाँ के नागरिक कहाँ जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, भारतीय देश के नागरिक बन जाएंगे, भारतीय देश के नागरिक बन जाएंगे। ठीक है, या कोई भी अन्य ऐसे विदेशी क्षेत्र को हम जीतते हैं या मिला लेते हैं अपने क्षेत्र में, तो वो भारतीय देश के नागरिक कहलाएंगे दोस्तों। तो ये 5 तरीके से हम भारत देश की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं या भारत देश की नागरिकता बनाए रख सकते हैं। जैसे हमारे पास भारतीय देश के नागरिक ही हैं हम ऑलरेडी इन दोनों के माध्यम से। ठीक है, और अन्य कोई मेथड है तो ये अन्य 3 मेथड है जिससे कि आप भारतीय देश की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक और पॉइंट छूट रहा था मेरा, जैसे कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है दोस्तों। ठीक है, एकल नागरिकता का सिद्धांत। ठीक है, एकल नागरिकता का सिद्धांत। अब एकल नागरिकता क्या है भाई, तो जैसे यूएसए, ठीक है, यूएसए में आपको राज्य का भी नागरिकता ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, राज्य प्लस देश दोनों की नागरिकता ग्रहण करनी पड़ती है। तो वहाँ क्या है, दोहरी नागरिकता है। ठीक, अपने यहाँ एकल नागरिकता है। हाँ, और हम एक साथ कोई भी 2 देश की कंट्री का नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकते। या तो आप भारत देश की नागरिकता ग्रहण कीजिए या तो फिर आप विदेश में ही रहिए। ठीक, सिंपली समझ गए, या तो आप भारत देश में ही रहिए या तो फिर विदेशी बन जाइए। ठीक है, दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। और एक ये हमारे यहाँ राज्य की नागरिकता ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भारत देश के नागरिक हैं तो आप हर स्टेट में कहीं भी रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। ठीक, उसकी नागरिकता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। अब जो देशीकरण का जो हम देखे थे, नागरिकता ग्रहण करने वाला पॉइंट देशीकरण का, ठीक है, देशीकरण का जो हम पॉइंट देखे थे, इसमें और बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं दोस्तों। जैसे कि हम उसी देश के नागरिक को हमारे देश की नागरिकता ग्रहण करने देंगे जो हाँ हमारे जो नागरिक हैं वो भी नागरिकता ग्रहण कर सकें। ठीक है, जहाँ हम भी कर सकें और वो लोग भी हमारे देश की नागरिकता ग्रहण कर सकें, तब उस देश के व्यक्ति को हम क्या करेंगे, भारत देश की नागरिकता देंगे। ठीक, क्या क्लियर हो पाया क्या बोला मैंने? सिंपली क्या हो भाई, ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारतीयों को देशीकरण द्वारा नागरिकता नहीं मिलती। ठीक, शत्रु देश का नागरिक ना हो। और 8वीं अनुसूची में जो वर्णित है दोस्तों, जो भी भाषाएं वर्णित है हमारी, अभी 22 भाषाएं वर्णित है उसमें, तो उसमें से एक भाषा का ज्ञान रखता हो या अच्छे से उसे आता हो, बोलना आता हो। ठीक है, बोलना आता हो, समझना आता हो, और अच्छा चरित्रवान हो। ठीक है, क्या हो दोस्तों, एक अच्छा चरित्रवान हो। अब इसी में एक और की पॉइंट्स आता है कि यदि वो कुछ क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, जैसे कि दर्शन है, ठीक, कला है, या कोई साइंटिस्ट है, विज्ञान क्षेत्र में अच्छा कोई कार्य कर रहा है, या और कोई भी क्षेत्र में, ठीक है, कोई अच्छा कार्य कर रहा हो, तो हम उसको कम साल में, जैसे कि 6-7 साल इसका टाइम पीरियड रहता है, तो कम टाइम में क्या कर देंगे, भारतीय देश की नागरिकता ग्रहण करने की अनुमति दे देंगे। ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं नागरिकता ग्रहण करने की। अब हम देखेंगे कि कैसे हम देश में नागरिकता त्याग कर सकते हैं। ठीक है, या कैसे हमारी नागरिकता छीनी जा सकती है। 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त कर सकते हैं या वो स्वयं भी कर सकते हैं। ठीक, तो एक पूर्ण आयु का एक क्षमता वाला व्यक्ति, ठीक है, पूर्ण आयु का एक क्षमता वाला व्यक्ति जो पूर्ण हो हवास में, ठीक है, पूर्ण आयु का क्षमता वाला व्यक्ति, ठीक, जो क्या हो भाई, कंप्लीट हो सो हवास में, मतलब वो ऐसा झूठ नहीं बोल रहा है या पागल है, ऐसा कुछ मत हो। पूर्ण आयु का क्षमता वाला व्यक्ति यदि बोले कि मैं भारतीय देश की नागरिकता का त्याग करता हूँ या घोषणा करता हूँ, ठीक है, तो वो यदि ऐसा घोषणा कर दे तो हम क्या कर देंगे भाई, उसका परित्याग कर देंगे, उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, पूर्ण आयु का क्षमता वाला व्यक्ति घोषणा करता है कि क्या करता है भाई, वो भारतीय नागरिक का त्याग करता हूँ।
ठीक है। तो ऐसे जो घोषणा करने वाले नागरिकता हैं, उसके बच्चे भी भारतीय देश के नागरिक नहीं रहेंगे। हाँ, लेकिन 18 वर्ष के बाद उनके पास मौका रहेगा कि भारतीय देश की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है। अब आता है बर्खास्तगी। आप सिंपली स्वेच्छा से किसी भी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लें, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, ठीक है, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने के बाद, ठीक है, ग्रहण करने के बाद आपकी क्या हो जाएगी, नागरिकता, भारतीय देश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दोनों पॉइंट समझ गए। पहला क्या बोला मैं कि आप स्वयं घोषणा कर दें, या जो भी व्यक्ति घोषणा कर दे कि वो क्या भारतीय नागरिकता का त्याग करता है, तो वो क्या हो जाएगा भाई, परित्याग के माध्यम से उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लें। मैंने बताया था भारत देश में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। अन्य देश की नागरिकता कोई ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। अब वंचित करने में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। वंचित करना, जो बाहरी देश के जो नागरिक हैं और भारतीय नागरिकता ग्रहण करते हैं, उनके लिए वंचित करना है। ठीक है, उन्हीं को वंचित किया जा सकता है। तो कैसे कैसे हम वंचित कर सकते हैं, इसके डिटेल में देखते हैं। तो एस्पिरेंट, पहला पॉइंट है कि गलत तथ्य। यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी नागरिक भारतीय देश की नागरिकता गलत तथ्यों के माध्यम से या गलत पेपर या कोई भी वास्तविकता को छिपाकर भारतीय देश की नागरिकता ग्रहण किया है, तो उसके क्या कर सकते हैं, हम भारतीय देश की नागरिकता समाप्त कर देंगे। वो संविधान की अनादर करता है, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता, अनादर करता है या नियमों को पालन नहीं करना चाहता, तब भी उसकी भारतीय देश की नागरिकता समाप्त कर देंगे। तीसरा पॉइंट आता है शत्रु देश, टेररिस्ट हो सकता है, या हम कोई देश से या कोई देश के साथ युद्ध कर रहे हैं, है ना, या वो किसी देश के साथ मिला हुआ है और गलत तथ्य पहुंचा रहा है, या भारत के कोई भी सीक्रेट रिवील कर रहा है, ठीक, तो शत्रु देश से उसका यदि संबंध रहे तो भी हम क्या करेंगे भाई, उसकी नागरिकता समाप्त कर देंगे। फोर्थ पॉइंट आता है पंजीकरण या देशीकरण के दौरान वो क्या कर रहे हैं भाई, भारतीय देश की नागरिकता ग्रहण कर रहे हैं। मैंने बताया था एक टाइम पीरियड तक भारतीय देश की नागरिकता नहीं मिलती है भाई, अपने को क्या करना पड़ेगा, इंडिया में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 साल के दौरान ही उसको 2 साल की सजा हो गई, या तो भारत देश में या तो किसी अन्य देश में भी हो सकती, 2 साल की सजा हो गई, तो भी हम क्या करेंगे, उसे भारतीय देश की नागरिकता नहीं देंगे, या दे चुके हैं तो नागरिकता समाप्त कर देंगे। ठीक, और सामान्य रूप से 7 साल से बाहर, इंडिया से कोई रिलेशन नहीं, बाहर ही जी रहे भाई, जब बाहर ही रहना था तो इंडिया क्यों है, ठीक, तो उसकी भारतीय देश की नागरिकता समाप्त कर देंगे। ठीक, इन माध्यमों से हम भारतीय देश की नागरिकता उनकी समाप्त कर देंगे। अब इसमें जो 7 साल का जो पॉइंट है, उसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वो शिक्षा वगैरह या काम वाम करने न गए थे। ठीक है, ऐसे नॉर्मली पता नहीं हो कब बाहर है, तब उसकी नागरिकता समाप्त करेंगे। अब एक इम्पोर्टेंट नोट बता देता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, तो कोई भी भारतीय नागरिक, ठीक है, जो जन्म के आधार पर नागरिक है, भारतीय देश की जन्म के आधार पर नागरिक है, उसकी नागरिकता समाप्त नहीं कर सकते। वो कुछ भी करे, यहाँ मर्डर करे, जो करना है करे, कोई सा बड़ा कांड करे, ठीक है, हम उसकी नागरिकता समाप्त नहीं करेंगे। वो बाहर देश में कहाँ जाएगा, कहाँ, कोई भी कांड करने के बाद हम उसको कहाँ फेंकेंगे, तो हम ऐसे व्यक्ति को बाहर नहीं फेंक सकते। ठीक है, उसको बड़ी से बड़ी सजा दे देंगे, फांसी दे देंगे, लेकिन उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। नागरिकता कैसे ग्रहण कर सकते हैं ये बता दिया। अब मैं बता देता हूँ आपको इससे रिलेटेड जो भी 5 से 11 तक जो भी आर्टिकल्स हैं वो मैं बता देता हूँ, फिर आज की क्लासेस खत्म हो जाएंगी। तो आर्टिकल 5 से 11 में, ठीक है, नागरिकता के बारे में लिखा गया है, भाग 2 में है, पहले ही बता चुका हूँ। भाग 2 कहाँ से कहाँ तक, 5 से 11 तक, कैसे ग्रहण करेंगे, कैसे रहेगा, कैसे त्याग करेंगे, ये सारी चीजें इसमें डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। अब केवल और केवल अपने को आर्टिकल्स देखते हैं। तो कहता है कि संविधान की प्रारंभ से नागरिकता, सिंपली क्या है भाई, आप इस राज्य क्षेत्र में, जो भारत का राज्य क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र में क्या हो भाई, पैदा हुए हैं या यहाँ के रहने वाले थे उस टाइम पे, कब, 1947 के आसपास में, ठीक है, या उनके माता पिता के बच्चे हैं, तो सिंपली संविधान के प्रारंभ से ही आप भारतीय देश के नागरिक हैं। ठीक, पहला पॉइंट ये आता है। अब क्या आता है सेकंड पॉइंट, जब 1947 में ऐसा हुआ था कि कुछ लोग पाकिस्तान में थे, ठीक है, जब लेकिन उनको पता चला कि डिवाइड होने वाले हैं, तो क्या कर लिए, भारत आ गए और भारत के निवासी बन गए।
ठीक, इसमें क्या था भाई, पंजीकरण आवश्यक था, पंजीकरण कराना था, लेकिन हमने क्या किया भाई, उनको भारतीय देश की नागरिकता दे दी, या भारत से पाकिस्तान जाने वालों की व्यक्तियों की नागरिकता, ठीक है, जो कुछ समय बाद पाकिस्तान चले गए, ठीक है, या पाकिस्तान में रह रहे थे, उन्हें भी पंजीकरण के माध्यम से मौका दिया गया कि वो भारत देश की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ टाइम पीरियड तक के लिए ही था। इसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 8 से 11। तो अनुच्छेद 8 में देखते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति। भारतीय मूल के व्यक्ति मैंने आपको समझाया था भाई, ऐसे आदमी, आपके बच्चे हैं, है ना, ऐसे व्यक्ति जो पहले भारतीय थे, ठीक है, पहले भारतीय थे लेकिन अब भारतीय नहीं है, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, उनके बच्चे या वो खुद, ठीक, भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाते हैं। जैसे कि किसी के नाना नानी भारतीय मूल के व्यक्ति थे, अब वो यूएसए में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, वैसे लोग क्या कहलाते हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाते हैं। उनके बारे में, नागरिकता के बारे में जो पहले पढ़े हैं। अब आता है अनुच्छेद 9 में नागरिकता की समाप्ति। 3 चीजें देखे थे भाई, नागरिकता की समाप्ति में याद होगा तो परित्याग, बर्खास्तगी या वंचन करना, परित्याग, बर्खास्तगी या वंचन करना, ठीक है, नागरिकता की समाप्ति देख चुके हैं। अब अनुच्छेद 10 कहता है कि अधिकारों का बना रहना, भाई आपके अधिकार जो हैं वो बने रहेंगे, उसके बारे में ये आर्टिकल बना हुआ है। अब आता है संसद की शक्ति। अनुच्छेद 11 संसद को ही शक्ति देता है कि वो भारतीय देश की नागरिकता के बारे में कानून बना सकता है, ठीक, ये शक्ति केवल और केवल संसद के पास है, किसी अन्य के पास नहीं। यहाँ तक कि कोई भी स्टेट या राज्य, कोई भी राज्य नहीं बना सकता संसद, ठीक है, केवल और केवल संसद के पास ही शक्ति है, वो इसके संबंध में कोई भी विधि बनाए, जैसे कि एनआरसी, ये सब लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, संसद के द्वारा लाया गया। तो यहाँ से आपसे 5 से 11 कैसे नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, ये सारी चीजें खत्म हो गई, भाग 2 खत्म हो गया। कल हम इम्पोर्टेंट भाग देखेंगे, भाग 3, ठीक है, भाग 3 इम्पोर्टेंट है। क्या है इसमें भाई, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, या फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इंग्लिश में इसी को क्या बोलेंगे, फंडामेंटल राइट्स। ये जो एसएससी दे रहे हैं, ठीक है, या रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए फंडामेंटल राइट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे एग्जाम्स के लिए, सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम हो, या अन्य कोई अदर एग्जाम्स हो, ये जब मौलिक अधिकार हैं, डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, अच्छे से तैयारी कीजिए एस्पिरेंट।